अपनी इस कहानी को बयान करते हुए मुझ में साहस नहीं है कि मैं अपना असली नाम जाहिर करूं। मैं नहीं चाहती कि दुनिया को मेरी शनाख्त पता चले और मुझ पर ज़मीन तंग कर दी जाए। मैडम, आपको प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। ये मेरा स्कूल में पहला दिन था जब मुझे क्लर्क ने आकर यह इतला दी थी। प्रिंसिपल साहब का ऑफिस स्कूल में सबसे हटकर बना हुआ था। एक बड़ा सा किकश था। मैंने दरवाज़ा बजाया तो उन्होंने मुझे अंदर आने की अनुमति दे दी। मैं अंदर दाखिल हो गई। प्रिंसिपल साहब सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। उनकी कुर्सी खाली थी। उन्होंने मुझे भी अपने सोफे पर बैठने का इशारा किया। प्रिंसिपल साहब कहने लगे, चिंतित होने की बात नहीं है। दरअसल मैं पूछना चाह रहा था कि आपको यहाँ कोई चिंता तो नहीं हुई। आज आपका पहला दिन है। अगर कोई भी बात हो तो आप मुझे आकर खुद बता सकते हैं। मेरे दिल में ख्याल आया कि उनसे कहूँ कि ये जो टीचर्स यूनिफॉर्म आपने मुझे दिया है ये मुझे बहुत ज़्यादा फिट हो रहा है और इसे पहनकर मेरे लिए सांस लेना भी कठिन है और फिर बार बार दुपट्टे का ध्यान भी रखना पड़ता है। परंतु चाहने के बावजूद भी मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकी और फिर प्रिंसिपल साहब ने मेरे आगे चाय की प्याली बढ़ा दी। मेरे चेहरे पर नकाब था। मुझे हिजाब की आदत थी, इसलिए मैंने इनकार किया। परंतु वो इसरार करने लगे कि पहले दिन कम से कम उनके साथ चाय तो पी लो। बहुत मजबूर होकर मैंने अपने चेहरे से नकाब हटाया और जल्दी जल्दी चाय पीने लगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे प्रिंसिपल साहब की नजरें मेरे चेहरे पर ही जमी हुई हों। जैसे तैसे करके मैंने चाय खत्म की और खड़ी हो गई। वो कहने लगे, जब आप तमाम कामों से फारिग हो जाएं तो मेरे दफ्तर में आकर मुझे रिपोर्ट दीजिएगा। मैं उनके किकर से निकलकर वापस क्लासरूम में पहुंच गई। खैर, पहला दिन मेरा स्कूल में काफी अच्छा गुजरा और छुट्टी के समय रिपोर्ट देने के लिए मुझे प्रिंसिपल साहब के किकश में जाना पड़ा। तकरीबन तमाम ही लोग छुट्टी करके जा चुके थे और मैं अकेली ही थी। प्रिंसिपल साहब ने मुझे अपने सामने बिठाया और फिर इस नौकरी का कारण दरियाफ्त करने लगे। उनके लहजे में बहुत ही ज्यादा हमदर्दी थी, इसलिए मैंने उन्हें बता दिया कि मैं अपने हालात से चिंतित हूँ। मेरे पति की नौकरी लगती ही नहीं है और 3 बच्चों का साथ है। पति की ज़हनी हालत तो ऐसी हो गई है कि मुझे डर लगता है वो आत्महत्या ही ना कर बैठे। मेरी बात सुनकर प्रिंसिपल साहब बहुत फिक्रमंद हुए और कहने लगे, आप चिंतित ना हो, आपको यहाँ कोई पीड़ा नहीं होगी और किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो मैं जरूर हाजिर हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी दराज से 5,000 रुपए का लिफाफा निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगे कि इसे आप अपनी तनख्वाह में से एडवांस समझकर रख लें और अपने मसाइल हल करें ताकि बच्चों को दिल लगाकर पढ़ा सकें। 5,000 रुपए देकर मैं बहुत फुर्सन हो गई थी और फिर ना ही ये कोई भीख थी और ना ही खैरात, बल्कि मेरी ही मेहनत का एक हिस्सा था। इसलिए उसे लेते हुए मुझे हिचकिचाहट का एहसास भी नहीं हुआ। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि फजूल में ही मैंने प्रिंसिपल साहब के हवाले से इतनी गलत बातें सोच ली थी, जबकि वो तो बड़े ही नेक व्यक्ति थे। वो पैसे लेकर मैं घर आ गई थी और मैंने घर आकर जब अपने पति के हाथ पर वो पैसे रखे तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। नौकरी ना मिलने ने उन्हें चिंतित कर रखा था और वो इस कदर जहनी मरीज होते जा रहे थे कि छोटी छोटी बातों पर बच्चों को बुरी तरह पीटते थे। उनका बस चलता तो वो हम सबका गला दबा देते और खुद भी जहर खा लेते। उनके चेहरे की प्रसन्नता देखकर मैं सोचने लगी कि मैंने नौकरी का निर्णय अच्छा किया है और अब मैं किसी भी सूरत नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती थी क्योंकि अब वही मेरा जीवन और मेरे बच्चों का वाहिद सहारा थे। पति वो पैसे लेकर सौदा सब्जी के लिए बाजार निकले ही थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके हाथों पैरों में काफी चोट आई थी। मैंने अहमद को बहुत तसल्ली दी। अगले दिन मैं उनके लिए नौकरी से छुट्टी ना कर पाई और मजबूरन मुझे स्कूल जाना ही पड़ा। प्रिंसिपल साहब ने 2 पीरियड होते ही मुझे फिर अपने किकश में तलब कर लिया और मेरी शक्ल देखते ही पूछने लगे, क्या बात है, आप चिंतित हैं? और मैंने उन्हें अपने पति की दुर्घटना का बता दिया। वो फिक्रमंद हुए और 2,000 रुपये निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। कहने लगे, इसे रख लें, आपको दवा और इलाज के लिए आवश्यकता होगी। उन्होंने जबरदस्ती वो 2,000 रुपये मुझे थमा दिए और फिर मुझसे थोड़ी बहुत पढ़ाई के हवाले से बातचीत की और जाने का कह दिया। मैं भी घर लौट आई, परंतु इस बार मैंने पैसे अपने पति के हाथ पर नहीं रखे थे, बल्कि ये सोचकर अपने पर्स में ही रहने दिए थे कि किसी मुश्किल समय में निकालूंगी। फिलहाल तो 5,000 रुपये पर गुजारा चल रहा था और फिर अगर ये पैसे उनके हाथ पर रखती तो बहुत से प्रश्नों के उत्तर भी मुझे देना पड़ते। घर आकर मैं खाना पकाने में व्यस्त ही हुई थी कि किराएदार आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हम आपका किराया बढ़ा रहे हैं। ये सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैंने किराए के पैसे जोड़े थे और वो किराया बढ़ाने की बात कर रहा था। मेरी लाख मिन्नतें भी कुछ काम ना आई और वो कहने लगा कि अगर मैंने 8,000 की जगह 10,000 ना दिए तो वो मुझे घर से निकाल देगा। वो 2 दिन का समय देकर चला गया था और ये बात मैंने जानबूझकर अपने बिस्तर पर पड़े पति को नहीं बताई थी। हालात का बोझ पहले ही उन पर सांसों को तंग कर रहा था। अगर इस समय मैं उनको ऐसी कोई खबर सुनाती तो शायद उनकी सांस ही बंद हो जाती। मैंने बहुत सोच विचार के बाद किराए के जोड़े हुए पैसों में प्रिंसिपल साहब के दिए हुए 2,000 रुपये मिलाए और अगले ही दिन किराएदार को बुलाकर उसके हवाले कर दिए।
क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मुझे प्रिंसिपल साहब कोई फरिश्ता मालूम हो रहे थे, जिनकी वजह से मेरी काफ़ी सारे मसाइल हल हो गए थे। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया था। मेरी प्रिंसिपल साहब से काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई थी और मैंने देखा था कि सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि बाकी टीचरों की भी शायद उनके साथ बहुत अच्छी बातचीत थी, क्योंकि कोई ना कोई टीचर उनके किकश में ही नज़र आती थी। शायद वो इसी तरह सबके मसाइल हल किया करते थे। और फिर एक रोज़ अचानक ही मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। मैं उसे लेकर अस्पताल भागी तो पता चला कि इसके गुर्दे में पत्थरी हो गई है और इलाज के लिए रकम की आवश्यकता है। हम जैसे गरीब घरानों में बीमारी भी कोई सजा की तरह होती है, और इस वक्त मेरी बेटी की बीमारी और उसकी बिगड़ती हुई दिशा देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे मुझे कोई सजा मिल रही हो। पीड़ा की शिद्दत से वो मुस्तकिल उल्टियां कर रही थी और दिशा थी कि बिगड़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से पैसों का बंदोबस्त करूं। इसका ऑपरेशन अवश्य हो गया था और इसके लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए थे। मेरे पति ने तो पुत्री की ऐसी दिशा देखकर भी खामोशी अख्तियार कर रखी थी, क्योंकि उनके पास एक धेला भी नहीं था। और फिर उनकी माँ बार बार एक ही बात कह रही थी कि इलाज पर इतना पैसा डालने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र होता तो हम कुछ सोचते भी। मैं जायनमाज बिछाकर रोने लग पड़ी थी, क्योंकि अल्लाह के सिवा मुझे अब किसी का आसरा नहीं था। सुबह मैं अपनी पुत्री को दुआ देकर ये सोचकर स्कूल के लिए रवाना हो गई कि वहां से जल्दी छुट्टी लेकर आ जाऊंगी। परंतु नई नौकरी थी, महीना भी पूरा नहीं हुआ था। छुट्टी करना मेरे लिए संभव नहीं था। जब मैं स्कूल पहुंची तो सुबह ही सुबह प्रिंसिपल साहब से मेरी मुलाकात हो गई और मेरा चेहरा देखते ही वो कहने लगे कि आप पहले मेरे किकश में आए। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ी और फिर थोड़ी ही देर में मुझे उन्हें बताना पड़ा कि मेरी पुत्री की हालत किस कदर खराब है और मैं पैसों के लिए कितनी चिंतित हूँ। कुछ देर तक वो बस खामोशी से मुझे देखते रहे और फिर कहने लगे कि मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको भी कुछ मेहनत करनी होगी। छुट्टी के बाद सब टीचर्स अपना सामान पैक करके स्कूल से निकल गए और मैं अपना सामान पैक करके प्रिंसिपल साहब के दफ्तर पहुंच गई। प्रिंसिपल साहब ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद अपनी जगह से उठकर दरवाजे तक गए और दरवाजे की कुंडी लगाई। ये देखकर मेरे आसान खता हो गए और मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैंने घबरा कर पूछा, अपने दरवाजे को क्यों लॉक किया है? मुस्कुराकर कहने लगे, मुझे तुमसे आवश्यक बात करनी है, बस इसीलिए दरवाजा बंद किया है। तुम्हें अपनी पुत्री के इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है और मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। अगर वो मेरी सहायता करना चाहते थे तो दरवाजा बंद करने की क्या आवश्यकता थी? वो आहिस्ता से मेरे करीब आए और मेरे चेहरे से हिजाब हटा दिया। मैं एकदम ही बौखला गई थी, क्योंकि वो मेरे बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाले और 20,000 रुपये निकालकर मेरे सामने टेबल पर रख दिया और कहने लगे, इससे तुम्हारी पुत्री का इलाज शुरू हो सकता है और फिर मैं आगे भी तुम्हारी सहायता करता जाऊंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें भी तो कुछ करना होगा। मैंने हिकलाते हुए पूछा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए, मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुझे अपने साथ सोफे पर बिठाकर कहने लगे, वही चाहता हूँ जो एक पुरुष किसी भी महिला से चाह सकता है। अपनी प्रसन्नता और अपनी मर्जी से अपना आप मुझे सौंप दो, वरना तो दूसरी सूरत में मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल साहब की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एक स्कूल चला रहा था वो इस कदर घटिया बात भी कर सकता है। मैं फौरन घबरा कर उठ खड़ी हुई और कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी वैसी महिला नहीं हूँ। बहुत मजबूरी में मैं नौकरी के लिए आई हूँ, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी इज्जत दांव पर लगा दूं। प्रिंसिपल साहब हंसे और कहने लगे, तुम्हारी मर्जी, जाना चाहती हो तो चली जाओ। ये कहकर उन्होंने 20,000 रुपये उठाए और अपनी टेबल की दराज में डाल लिए। मेरी पुत्री के इलाज के पैसे मुझसे बहुत करीब थे, परंतु इसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी थी। यही वो लम्हा था जब मैं कमजोर पड़ गई और मैंने आगे बढ़कर खुद प्रिंसिपल साहब को गले से लगा लिया। मेरी इस हरकत ने उन्हें बढ़ावा दिया और फिर वो सारी हदों को पार करते हुए मेरे साथ वो काम कर गए जो ना सिर्फ हराम था बल्कि जिसकी सजा शायद मृत्यु से भी ज्यादा बदतर थी। मैंने अपना आप प्रसन्नता से नहीं बल्कि बहुत मजबूरी में उन्हें सौंपा था। अगर वो अल्लाह की रजा के लिए मेरी ऐसे ही सहायता कर देते तो शायद नौबत यहाँ तक ना होती, परंतु वो तो मेरे शरीर के खरीदार बनना चाहते थे और बहुत मजबूरी में मुझे ये सौदा करना पड़ा था। वापसी पर 20,000 रुपये उन्होंने मेरे हाथ पर रख दिए थे और मैं घर आ गई थी। पुत्री की दिशा बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने उसे अस्पताल ले जाने की बात की तो पति कहने लगा कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका है। मैं अपने 2 मित्रों के पास गया था, कोई 1 रुपया देने को भी तैयार नहीं है। मैंने एक नज़र अपने पति पर डाली जहाँ बेबसी अपनी इंतहाओं पर थी। मुझे उन पर बहुत रहम आया था। मैंने उनके साथ बेवफाई की थी और उन्हें धोखा दिया था, परंतु अपनी पुत्री को बचाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा था। और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाते हुए अपने पति को बताया कि स्कूल की सारी टीचर्स ने चंदा करके हमारी पुत्री के इलाज के लिए पैसे दे दिए हैं।
ये सुनकर वो प्रसन्न हो गया और फिर हम अपनी पुत्री को अस्पताल ले गए। उसे एडमिट कर लिया गया था। मैंने अपने पति को कह दिया था कि मुझे स्कूल से कोई छुट्टी नहीं मिल रही है, मुझे रोज स्कूल जाना होगा। वो कहने लगे, मैं बेरोजगार हूँ, मैं अस्पताल में रुक जाऊंगा, तुम अपने काम पर तवज्जो दो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी नौकरी भी चली जाए और फिर एक दफा हम फिर फाकों की नौबत पर पहुंच जाएं। अगले दिन फिर मैं स्कूल पहुंच गई और अब तो प्रिंसिपल साहब को खुली छूट मिल गई थी। उन्होंने दोपहर में छुट्टी के वक्त फिर मुझे रोक लिया और मुझे दोबारा से उसी काम के लिए मजबूर करने लगे। मेरे पास उन्हें इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मजबूरन मुझे एक दफा फिर उनके साथ उसी गंदगी में उतरना पड़ा था। इसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला। वो मेरे साथ हर रोज ही गलत काम करने लगे थे। मैं भी खामोशी से खुद ही उनके गले लग जाया करती थी। अक्सर वो मेरे हाथ पर कोई बड़ी रकम रख देते। मेरे पति बहुत प्रसन्न थे कि मैंने आगे बढ़कर उसका साथ दिया है और घर के हालात संभाल लिए हैं। अलबत्ता कुछ ही अरसे में ये बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि सिर्फ मैं ही वह टीचर नहीं थी, बल्कि इस स्कूल में काम करने वाली ज्यादातर टीचर्स मेरी तरह ही गरीब घरानों से थी और उन्हें यहाँ इसीलिए रखा गया था कि जब जब प्रिंसिपल साहब का दिल चाहता वो अपनी मर्जी की महिला को अपने किकश में बुला लिया करते थे। यूं कहना गलत ना होगा कि स्कूल की आड़ में वो दरअसल अपनी जिनसी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे थे। इसी तरह पूरे 6 महीने गुजर गए और इन 6 महीनों में मैं अपना आप पूरी तरह गंवा चुकी थी। बस एक मशीन बनकर रह गई थी। हामिद की नौकरी अब तक नहीं लगी थी। वो बहुत ज्यादा पागल हो रहे थे। कभी कोई चीज उठाकर पटकते तो कभी बच्चों को मारपीट करने लगते। एक रात मैं और मेरे पति एक साथ बैठे थे। मैं स्कूल का काम कर रही थी। टीवी पर खबरें चल रही थी और इसी दौरान एक ऐसी खबर आई कि जिसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। टीवी पर हमारे स्कूल को दिखाया जा रहा था और पुलिस हमारे प्रिंसिपल साहब को गिरफ्तार करके ले जा रही थी। बहुत सी वीडियोस टीवी स्क्रीन पर चल रही थी जो ब्लर होने के बावजूद भी काफी हद तक वाज़ेह थी और ये देखकर मेरे हाथ पांव कांप गए थे कि वो सारी हरकतें जो बंद की कश में होती थी वो आज पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। मीडिया की जीनत बनी हुई थी। हर न्यूज एंकर चीख चीख कर कह रहा था कि स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी जिनसी तस्कीन पूरी करने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म में मौजूद टीचर्स का इस्तेहसाल किया है। 100 से ज्यादा कई वीडियोस पुलिस के हाथ लग चुकी थी और इनमें से तो बहुत सी सोशल मीडिया पर भी अपलोड हो चुकी थी। ये सुनकर मेरा सारा वजूद पसीना पसीना हो गया था। मेरे पति ने एकदम ही अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि ये तुम्हारा ही स्कूल है ना, ये वही प्रिंसिपल है ना जिसने तुम्हें एडवांस में 5,000 रुपए दिए थे। इसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच इस तरह खुलेगा। इससे पहले कि मैं उनकी बात का कोई उत्तर देती या इनकार करती, उनका मोबाइल फोन बज उठा। उनके मित्र का फोन था। वो कहने लगा, मैंने तुझे व्हाट्सएप पर वीडियोस भेजी हैं, जरा चेक कर। मेरे पति ने फोन काटा और जैसे ही व्हाट्सएप ऑन किया उनका चेहरा क्रोध से सुर्ख हो गया और उन्होंने मोबाइल मेरे सीने पर फेंका और कहने लगे, तो ये है तुम्हारी टीचरी, ये पढ़ाने जाती थी तुम। मैंने कपकपाते हाथों से मोबाइल फोन उठाया और इसमें मौजूद वीडियो देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं बरहना दिशा में अपने प्रिंसिपल के साथ ऑफिस के सोफे पर पड़ी हुई थी और हम दोनों के दरमियान जो संबंध कायम हो रहा था उसमें जोर जबरदस्ती का अंसर नुमाया नहीं था और हो भी नहीं सकता था, क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया था, अलबत्ता प्रसन्नता से नहीं। और इन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। ये बात मैं किसी को नहीं समझा सकती थी। मेरे पति की आंखें अंगारे बरसा रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो मेरी जान ले लें। वो क्रोध में चीख कर कहने लगे, बदजात महिला, ये सब तूने क्यों किया है? क्या मेरी बेरोजगारी ने तुझे इस हद पर पहुंचा दिया था कि तू स्कूल में जाकर अपनी इज्जत उतार देती? अपने पति की बात सुनकर मैं उनके कदमों में बैठ गई और कहा, खुदा के लिए मेरी बात सुन ले। हामिद ने इनकार में सर हिलाया और कहने लगे, अब तेरी कोई बात किसी काम नहीं आएगी। आज से मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं है। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये कहकर मेरे पति ने मुझ पर क़यामत ढाई और उठकर घर से चला गया। मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे मनोमट्टी तले दफन कर दिया है। जिस घर को चलाने के लिए, जिसे बचाने के लिए मैंने अपना आप गंवा दिया था, आज उसी से मुझे हमेशा के लिए बेदखल कर दिया गया था, और वो भी तलाक के दाग के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ है, ये वीडियोस कैसे बनी हैं। और फिर मीडिया के जरिए ही मुझे पता चला कि स्कूल के आर्किटेक्ट में कैमरे नस्ब थे। ये कैमरे प्रिंसिपल साहब ने ही सुरक्षा के गर्ज से लगाए थे। किसी ने उन्हें हैक कर लिया था और सारा डाटा उस पुरुष के पास चला गया था। उसने पहले प्रिंसिपल साहब को ब्लैकमेल किया। जब प्रिंसिपल साहब ने उसे इसकी मतलूबा रकम नहीं दी तो उसने इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर डाल दिया और अब मैं न जाने कितने मोबाइलों की जीनत बन चुकी थी। मैं अपने आप को और अपने चेहरे को नकाब में छुपाए अपने घर पहुंची थी, जहां सिवाय मेरी बूढ़ी माँ के और कोई नहीं था। मैंने रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता दिया था। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगी,
महिला का जीवन ऐसा ही होता है। तूने जो किया वो पाप है। कोई नहीं जानता कि तूने ये पाप क्यों किया है। आखिर को तुझे मजबूर करने वाले भी तो यही लोग थे। मैं जायनमाज बिछाकर खुदा के हुजूर पेश हो गई थी। एक वही था जो मेरे दिल की दिशा से वाकिफ था। मैंने मजबूरी में ही सही पाप तो किया था, इसीलिए मैं रो पीट कर अपने पाप की क्षमा मांग रही थी। आज इस वाक़े को कुछ दिन गुजर गए हैं, परंतु अब तक ना ही मैंने अपनी पुत्रियों की शक्ल देखी है और ना ही मेरा पति मिलने के लिए आया है। मेरी दिशा आगे कैसी होगी मैं नहीं जानती। मैं मुंह छुपाए अपनी माँ के घर में कह दूं। सुना है कि प्रिंसिपल के ऊपर कोई बहुत बड़ा मुकदमा नहीं बना, क्योंकि किसी ने भी इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। वो जल्दी सलाखों के पीछे से छूट जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं खुद पुलिस में जाकर इसके विरोध रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी और अदालत में गवाही दूंगी, परंतु मेरी माँ ने यह कहकर मुझे रोक दिया कि मेरी 3 पुत्रियां हैं। अभी ये बात सिर्फ चंद ही लोग जानते हैं कि मैं भी सारे वाक़े में मौजूद हूँ। अगर मैं पुलिस में जाऊंगी तो ये बात सारी दुनिया को पता चल जाएगी। मेरा मीडिया ट्रायल अलहदा से किया जाएगा। शायद ही इंसाफ मुझे तब भी नहीं मिलेगा। अपनी 3 जवान होती पुत्रियों का सोचकर मैं खामोशी से आज भी बंद की कश में ही बैठी हूँ और सारा समय मेरे जहन में बस यही बातें चलती हैं कि जो कुछ मैंने किया वो किसके लिए किया, मुझे क्या हासिल हुआ। मैंने दोहरी अजियत उठाई है। मैं अपनी पति से भी हाथ धो बैठी और अपनी संतान से भी।